डरने डराने दबने दबाने 5 राज्यों के सियासी रण में यूपी से पंजाब तक जारी है छापामार युद्ध, जिसको लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। आज की बहस में हम बात करेंगे आयकर विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन की। वो ताबड़तोड़ एक्शन जो अब तक यूपी में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इसकी आंच पंजाब तक पहुंच गई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग की छापेमारी आज एक बार फिर सुर्खियों में है। यूपी में अखिलेश के करीबियों पर छापे पड़े तो बीजेपी सरकार को घेरा गया, और इसे संयोग कहें या कुछ और। जिस शख्स के घर पर आज रेड पड़ी है वो पंजाब के मुख्यमंत्री या चरणजीत चन्नी का रिश्तेदार है। सीएम चन्नी का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद सवाल कई है, क्या वाकई चुनाव के बीच छापों के पीछे राजनीति हो रही है? अगर दामन में दाग नहीं तो छापे से टेंशन क्यों हो रहा है? और अगर ये राजनीति है तो अब अखिलेश चन्नी के बाद आखिर अगला नंबर किसका है? इन सब पर अपने मेहमानों से बात करें, उनकी राय लें, चर्चा करें, बहस करें, लेकिन उससे पहले इंडिया का सवाल की आप ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव के बीच छापों से बढ़ी टेंशन। ईडी की छापेमारी से राजनीतिक सरगर्मियां तेज। छापेमारी से दबाव बनाने की हो रही है कोशिश। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। यूपी के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आवास से शुरू हुआ छापेमारी का यह सिलसिला पंजाब तक जा पहुंचा। अब सीएम चन्नी के रिश्तेदार के घर अवैध रेत खनन मामले में ईडी ने छापेमारी की है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार के ठिकाने पर ईडी ने छापा मारा है। जो करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है वो सीएम चन्नी के भतीजे हैं, जिनका नाम भूपेंद्र सिंह हनी है। साल 2018 में ईडी ने कुदरतदीप सिंह के खिलाफ रेत खनन का पर्चा किया था, जिसमें हनी का नाम आया है। क्या है पूरा मामला? 2018 में अवैध रेत खनन को लेकर दर्ज हुआ था केस। अवैध रेत खनन केस में लगाई गई धारा 420 को आधार बनाकर ईडी ने केस किया टेक ओवर। मामले में सामने आया था कुदरतदीप सिंह का नाम। पूछताछ में सामने आया भूपेंद्र सिंह हनी है मास्टरमाइंड। मोहाली के सेक्टर 70 के होमलैंड सोसाइटी में रहता है भूपेंद्र सिंह हनी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का करीबी रिश्तेदार है। हनी को सीएम चन्नी के साली का बेटा बताया जा रहा है। एक तरफ आयकर विभाग की छापेमारी जारी है तो दूसरी तरफ छापेमारी पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष इसे सरकार की चाल बता रहा है। उसका कहना है कि बीजेपी हार के डर से ऐसे कदम उठा रही है। तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इन तरीकों से दबने वाले नहीं है। पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। हम अपने इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ये किसी भी तरह इसको विफल नहीं। पंजाब की सियासत में रेत खनन को लेकर बयानबाजी का दौर कई दिनों से जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम चन्नी पर हमलावर हैं। की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहां पे रेता चोरी हो रही थी।
उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं। चुनाव से एन पहले इस तरह की कार्रवाई पर सियासत होना कोई नया शगल नहीं है। यूपी और पंजाब में ईडी की छापेमारी जारी है, तो दूसरी ओर विपक्ष की बौखलाहट। लिहाजा यूपी हो या पंजाब, हर ओर सरकार और विपक्ष का टॉक वार जारी है। छापेमारी के बहाने पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है। सवाल बस इतना है कि चुनाव के बीच छापों के पीछे असल में राजनीति है या फिर कुछ नेताओं के दामन दाग है जिसे वो छुपाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, छुपाना चाहते हैं इसलिए छापे पड़ते हैं कि कोई चीज अगर आप छुपाते हैं तो एजेंसियां पहुंचती हैं और पूछती हैं कि आखिर आपने छुपाया क्यों। 111 दिन के सीएम चन्नी कह रहे थे कि ये दबाने और डराने की राजनीति है। आइए इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। जी हाँ, सियासी मेहमान हैं जिन्हें आप लगातार देखते, सुनते और बोलते हुए सुनते, कई बार आक्रामक भी हो जाते हैं। और आज इस पैनल पर मुदित जी जिस तरह से देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुदित का मतलब होता है प्रसन्न रहना, और प्रसन्न व्यक्ति जब रहता है तो मुझे ऐसा लगता है मनोज यादव मनमौजी हो जाते हैं। तो आज आप दोनों की, मुदित और मनोज यादव जी की आपस में बातचीत सुनने लायक होगी। मेरा आप लोगों से एक आग्रह है, सोचे वही जो बोल सके और बोले वही जिसका जवाब ले सके, व्यक्तिगत आक्षेप ना हो। तो मुझे लगता है इंडिया का सवाल में आपको लाखों करोड़ों दर्शक जो सुन रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि आखिर सियासत में हो क्या रहा है। 5 राज्यों में चुनाव है, आप लोग प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, आप लोगों की बात को जनता गंभीरता से लेती है। तो आज के मेरे मेहमान मनोज यादव, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ, जी हाँ, हमारे साथ एमके शर्मा साहब, जी अमरिंदर सिंह की पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है शर्मा जी। हमारे साथ मुदित अग्रवाल जी, मुदित अग्रवाल कांग्रेस के प्रवक्ता नेता हमारे साथ है। हमारे साथ परमिंदर सिंह सेठी साहब, प्रवक्ता अकाली दल हमारे साथ है। आप चारों का स्वागत है। सबसे पहले मैं मनोज जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, 5 साल पुराना केस, फिर से दोहरा रहा हूं मनोज जी, 5 साल पुराना केस, 5 साल बाद रेड, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव आते हैं। मनोज जी। मनीष जी, देखिए मामला 2018 में इसके ये शिकायत दर्ज की गई थी और ये भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को नहीं उठाया है। मैं बताता हूं, इन्हीं के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सिद्धू जी इस मामले को उठा रहे थे कि भू खनन माफिया यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं पंजाब के ऊपर। इन्हीं के सुखपाल सिंह पूर्व विधायक है, वो इस मामले को उठा रहे थे। यहाँ तक कि केजरीवाल जी, चूंकि चलो वो तो विपक्ष के हैं, वो भी मामला उठा रहे थे कि इनके संसदीय क्षेत्र जो है चन्नी जी का चमकोर, उसके अंदर भू खनन माफिया बहुत एक्टिव है। मेरा तो सवाल ये है कि जब केंद्रीय एजेंसियों ने एक कदम उठाया तो इसका स्वागत करना चाहिए। भाई इन्हीं के नेताओं ने कहा, जबकि राज्य सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही, तो केंद्र सरकार ने अगर एक्शन लिया है, ईडी ने एक्शन लिया तो बहुत अच्छा किया है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या चन्नी जी के नेतृत्व में भूपेंद्र सिंह जो हन्नी है, वो उनका जो शागिर्द है, उनका भांजा भतीजा है, चन्नी जी भूमाफियाओं के सरमूर है क्या? उनके नेतृत्व के अंदर ये सारी चीजें चल रही है क्या? सीधी सी बात है कि जो अभी आक्षेप लगाने के भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव के समय में उठाया मुद्दा, अरे भाई साहब आप ही के नेताओं ने उठाया था। मैं पूछना चाहता हूं कि सिद्धू जी के बारे में क्या कहेंगे, सुखपाल जी पूर्व विधायक थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल चलो विपक्षी दल है, वो भी इस बात को उठा रहे थे। तो पंजाब के अंदर भू माफियाओं की सरकार चल रही है। तो चन्नी जी मुख्यमंत्री है, वो खुद भू माफिया है बहुत बड़े, उनके भांजा भतीजा इसमें संलिप्त पाए गए और धीरे धीरे इसके तार खुलेंगे। और ये तो बेशर्मी की हद है इनकी। आपने देखा प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से बर्ताव किया इन भू माफिया की सरकार ने, जो भू माफिया के अपंगु सरकार चल रही है, उसने जिस तरह से बर्ताव किया वो तो शर्मसार करने वाला था। ना देश के अंदर प्रधानमंत्री के, ना विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री जी की छवि को खराब करने का प्रयास किया हमने। जी मनोज जी, आपके बाद अब आपके तमाम सवालों पर जवाब मुदित अग्रवाल जी देंगे। मुदित जी, रेत माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, ये सारे सवाल मनोज यादव जी कह रहे हैं कि आप ही के पार्टी के भीतर से उठते रहे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आज चन्नी जी जो कि 111 दिन के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बीच में दावा किया था कि 111 दिन में मैंने पंजाब में वो काम किया है जो 5 सालों में नहीं हुआ। हालांकि एमके शर्मा साहब से मैं पूछूंगा
कि जिस पार्टी का प्रवक्ता बन के आप आए हैं, आखिर आपके नेता ने जब वो कांग्रेस में थे तो क्या किया था। शर्मा जी मैं आऊंगा, लेकिन मुदित अग्रवाल जी आपसे सवाल। जी हाँ, चन्नी साहब कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये डराने और दबाने के लिए हो रहा है। चन्नी साहब छोड़िए, आप क्या सोचते हैं? आपको नहीं पता ये डराने धमकाने के लिए हो रहा है? देखिए, मैंने एक बार ये आपकी टीवी शो पे कहा था, अगर ये मालूम करना है किस राज्य में चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ ये देख लीजिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कौन सी राज्यों में जो बीजेपी के ऑपोजिट पार्टियों पे रेड शुरू कर देती हैं। देखिए, हिंदुस्तान में पिछले 7 साल से डराने और धमकाने का काम चल रहा है, और ये निरंतर जब तक मोदी जी की सरकार है ये जारी रहेगा, इसमें कोई संशय मत कीजिए। एक बीजेपी के लीडर्स के अभी तो कोई नाम बता दीजिए जिनके ऊपर कभी रेड हुई हो, आज तक हुई है? देखिए, अभी आपने यूपी में देखा होगा किस पे रेड हुई, कर रहे थे समाजवादी पार्टी के क्लोज आदमी पे, गलती से अपने पे कर ली, बाद में गलती सुनारी दूसरे पे रेड कर दी। अभी मौर्य साहब ने जब एसपी ज्वाइन की उनके ऊपर पुराना केस खुल गया। देखिए, ये तो होगा, इसमें कोई संशय मत रखिए। मनोज जी थोड़ी देर में आ रहा हूं, मनोज जी मुदित जी को बोल लेने दीजिए। मनोज जी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, आप अपनी उंगली नीचे कर लीजिए। मनोज जी मुदित जी को बोल लेने दीजिए। मुदित जी से ये भी पूछ लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने, मैं आप दोनों को फिर ऊपर लाऊंगा। मैंने अपने बहस की शुरुआत में ही कहा था, मुझे विश्वास ही नहीं, आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि आज आप दोनों के बीच जो बहस होगी दर्शक उसे सुनना चाहता है, जानना चाहता है, लेकिन एक आप लोगों से इल्तजा है कि व्यक्तिगत आक्षेप ना हो, ना ही देश के प्रधानमंत्री या किसी बड़े नेता को लेकर कोई व्यक्तिगत बात की जाए। मुदित जी अपनी बात पूरी करें तो फिर मैं ए के शर्मा और परमिंदर जी के पास जाकर मंच आप दोनों के लिए खोल दूंगा। जी, मेरे को समझ में नहीं आई, अगर देश के प्रधानमंत्री को गलत काम करते हैं उनके बारे में बोलना क्या गलत बात है? नहीं, मेरा बोलने का मतलब है आक्षेप, अपने विपक्षी पार्टी को धमकाते हैं। मुदित जी मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि आप ही के पार्टी के एक नेता ने महाराष्ट्र में क्या कहा है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, तो मेरा कहने का संदर्भ वो था। मुदित जी जी देखिए, मेरा ये कहना है, आप लोकतंत्र कहते किसको है इसको समझने की जरूरत है। सिर्फ वोट से इलेक्शन होके प्रधानमंत्री या सरकार को चूज करना लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र की बहुत एक जरूरी अहम चीज एक और होती है, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कैग हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन सबको न्यूट्रल होना चाहिए और सरकार के कंट्रोल से बाहर होनी चाहिए ये। और एक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो लोकतंत्र में होता है कि मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए, दबाव में या लालच में किसी एक सरकार का महिमा मंडल ना करे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, चाहे आप इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चाहे कैग की बात करें, चाहे मीडिया की बात करें, चाहे आप इनकम टैक्स, ईबी, सीबीआई की बात करें, वो सरकार के कहने से काम करती हैं। तो इसको मैं लोकतंत्र नहीं कहता हूं, ये हम सबको बड़े ध्यान से समझना चाहिए। मुदित जी मैं आपको रोकूंगा। मैं सबसे पहले तो ये बात कहूं कि इंडिया का सवाल का जो मंच है, मैं सारी मीडिया का प्रवक्ता नहीं, लेकिन न्यूज इंडिया और इंडिया का सवाल का ये कार्यक्रम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम तो मांगे मानवता की खैर। जी हाँ, हम जनता के सरोकार लेकर आते हैं। आपको मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, लाखों करोड़ों दर्शकों का जो प्यार इस कार्यक्रम को मिल रहा है वो ये बताता है, हर वर्ग से मिलता है। तो मैं आपको ये साफ कर दूं, किसी दबाव या किसी डराने धमकाने को लेकर इस तरह का ना ही कभी सरकार की तरफ से कोई प्रयास हुआ, ना ही हम उसके घेरे में आए। तो मैं आपको ये साफ कर देना चाहता हूं। आप अपनी बात पूरी करें तो मैं बाकी मेहमानों की तरफ जाऊं। देखिए, इसमें एक बात समझनी चाहिए, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा था, लेकिन ज्यादातर अमूमन जो देश में देखा गया पिछले 7 साल में, ये तो जग जाहिर है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि काफी हद तक एक मीडिया का तबका है जो मोदी जी का महिमा मंडल और जी हजूरी में लग जाता है। देखिए, एक चीज, आप देशभक्ति किसे कहते हैं? सरकार की आलोचना करने का मतलब आप देशद्रोही नहीं हुए। आपको देश के साथ होना चाहिए, जरूरी नहीं आप सरकार के साथ हो। अगर सरकार कोई गलत काम करती है, देशभक्त मीडिया, देशभक्त इंसान का काम है उसको उजागर करें। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। मुदित जी हम सीधा चलते हैं पंजाब। मुदित जी मैं आऊंगा आपके पास, हम सीधा चलते हैं पंजाब अपने संवाददाता कुलवीर के पास। कुलवीर, 12 ठिकानों पर, जी हाँ, हनी जो कि चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार कहे जा रहे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, इसको लेकर कयास है। हम चाहेंगे कि साफ करें ये जो रेड चल रही है ये कितने बजे शुरू हुई, कहां कहां हो रही है, और आखिर इनका कांग्रेस और कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से
क्या सरोकार या ताल्लुक? कुलवीर। देखिए 2018 में पंजाब पुलिस अवैध खनन का मामला जो है वो दर्ज किया था, जिसको आधार बनाया है ईडी ने, और आज जो छापेमारी की गई है वो इसी आधार पर की गई है, क्योंकि उस वक्त जो व्यक्ति पहला गिरफ्तार किया गया था उससे पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ था कि इस खेल में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हनी, जो कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की साली के बेटे बताए जाते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है। और ये अब मामला जो है वो ईडी ने इसी आधार पर उठाया था और इसमें आज छापेमारी की गई है। थाना में छापेमारी की गई है, इसके अलावा मोहाली में छापेमारी की गई है। खबर ये मिल रही है कि पंचकुला में भी छापेमारी की गई है कई जगह पर। तो करीब दर्जन भर ऐसे स्थान थे जहां पर पंजाब और हरियाणा में ये छापेमारी की गई है। लेकिन मोहाली से दो लोगों को ये कहें कि ईडी ने हिरासत में लिया है, जिनमें ये बताया जा रहा है कि एक भूपेंद्र हनी है। तो हालांकि पुष्टि जो है इस मामले की नहीं हुई, लेकिन जो कांग्रेस है वो इस मामले को बदलाखोरी की एक राजनीति के तौर पर कह रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कुछ ही देर में सामने आते हैं मीडिया के और इसको कहीं ना कहीं बदलाखोरी की कुलवीर एक छोटा सवाल, कुलवीर एक छोटा सवाल। उत्तर प्रदेश में जब इत्र कारोबारियों के यहाँ छापे पड़ रहे थे, तो जैसे ही छापों की शुरुआत हुई थी उसके बाद दीवार ने नोट उगलने शुरू किए थे। बोल रहे थे, बहुत सवाल इन्होंने रेस किए हैं। देखिए, बात टाइमिंग की है। टाइमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में। आप जब इलेक्शन आते हैं तभी रेड करते हैं, आप पहले क्यों नहीं करते? तब आप सोते रहते हैं। देखिए, दिक्कत ये नहीं है, आप रेड कीजिए ना, आप सबके ऊपर कीजिए, तो बीजेपी वालों के ऊपर भी तो कर दे। देखिए, इनको बीच में बोलेंगे तो फिर मैं चुप हो जाता हूं। बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है डिबेट करने में अगर ये बीच में टोकेंगे। मैं दोबारा से कह रहा हूं, कभी कोई बीजेपी के लीडर्स भी होंगे जिनके ऊपर रेड किया, जरा उनके नाम बता दीजिए ना पिछले 7 साल में। वो तो बताते नहीं है। क्या वजह है कांग्रेसियों या विपक्षों पे रेड होती है, वो भी जब इलेक्शन आ रहे होते हैं? तो कोई ना कोई वजह है ना। लोग इतने बेवकूफ नहीं है, समझते हैं सारी टाइमिंग का खेल। ये हमें सिखाएंगे देशभक्ति। खुद इनके पूर्वज वीर सावरकर और वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको ये बहुत महान नेता कहते हैं, मैं तो उनको कायर कहता हूं, वो जाके अंग्रेजों से माफी मांगते थे। ये संघ आरएसएस जिसको ये बिलोंग करते हैं, जब ये आरएसएस फिर चुप हो गए, फिर बोल रहे हैं बीच में। इनको तमीज नहीं है, तमीज सिखा के लाया कीजिए प्रवक्ताओं को। वीर को कायर बोल रहे हैं, स्वातंत्र वीर जोधेव को कायर बोल रहे हैं। लेडी माउंटबेटन की गोदी में जाकर के चचा नेहरू सो रहे थे। चचा नेहरू उनके पैरों के अंदर लोगों को, आपका इतना अच्छा चैनल है, कैसे कैसे लोगों को आप बुलाते हैं? कैसे लोगों को आप बुलाते हैं? अरे आप कैसे लोग हैं? आपकी हैसियत नहीं है आप देश के अंदर। मनोज जी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, मनोज जी व्यक्तिगत आक्षेप से बचे। आप लोग दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं, दोनों बड़े दलों के। नहीं, आप दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। मनोज जी थोड़ा सा धैर्य। अगर डिबेट को सफल बनाना है तो 3 चीजें, डिबेट को अगर सफल बनाना है मनोज जी मेरा आग्रह, तो एंकर के लिए 3 चीजें जरूरी हो जाती है और पैनलिस्ट के लिए भी। धैर्य, बर्दाश्त करना और नजरअंदाज करना। तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, जनता समझ जाएगी। मुदित जी अपनी बात पूरी करें, फिर से एक बार मुदित जी और मनोज यादव जी को फ्रेम में लाया जाए। देखिए, मेरी दिक्कत क्या है, जब मनोज यादव जी 5 मिनट तक बोल रहे थे, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला। जैसे मैं बोलता हूं ये बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं। तो इनको इतनी आवाज पसंद है तो इनसे बुलवा लीजिए, मैं चुप बैठ जाता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पहले डिसाइड कर लीजिए, नहीं तो इनका माइक म्यूट कर देना अगली बारी बोले तो। नहीं, ये लोकतांत्रिक तरीके से बहस हो रही है मुदित जी। यहां पर आवाज दबाने की बात नहीं होती, आवाज नहीं दबाई जाएगी। लोकतंत्र और स्वतंत्र बहस है। मुदित जी मैंने पहले ही कहा है, आप भी जानते हैं, आप लगातार इंडिया का सवाल कार्यक्रम में अपना वक्त देते हैं। तो मुदित जी आप अपनी बात रखें। मनोज जी मेरा आग्रह 2 मिनट रुक जाए, मुदित जी को अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर आप और मुदित जी आपस में बात करें। मैं मौका दूंगा, 2 मिनट आप रुक जाए, मुदित जी अपनी बात पूरी करें। तो काम करते ना तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर आप कह रहे हैं आवाज नहीं दबानी, तो अगली बारी कोई पैनलिस्ट बोलेगा, मैं भी बोलूंगा उनके ऊपर। नहीं, अगर आप ऐसी डिबेट चाहते हैं तो ऐसी कर लीजिए। मुदित जी गलत बात आपकी। मुदित जी आप अपनी बात पूरी करें। आप अपनी आवाज दबाने का मतलब यह है कि कोई बोल रहा है और फीडर डाउन करने के लिए मैं कभी नहीं कहूंगा। ये लोकतांत्रिक मंच है, लोकतांत्रिक मंच में किसी की आवाज नहीं दबाई जा सकती। लेकिन मुदित जी जिस फॉर्मेट पर ये बहस हो रही है, उस समय एक आदमी एक ही वक्त बोले तो ज्यादा बेहतर। ऐसे ही डिबेट करेंगे।
लेकिन आप बीजेपी अपनी के बात, प्रवक्ता को ये मोदी जी बेसिकली आप समझ अपनी में नहीं बात आती ना, पूरी दिक्कत उनमें ही है। करें। मोदी जी आप अपनी बात पूरी मैं कर रहा करें हूं। जी। देखिए, ये हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनमें कमजोर सावरकर और कंगरोज वाजपेयी अंग्रेजों से माफी मांगते थे। यही वो संघी हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर वेस्ट बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था। यही वो संघी हैं, आरएसएस वाले हैं, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो हमने अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू किया था उसमें कहते हैं हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अंग्रेजों को यह बोला हम आपके साथ हैं, हमें इनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखिए, सच्चाई यह है, मोदी जी ने तो अपनी पार्टी वालों को नहीं छोड़ा। शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जो भी उनके विरोध में बोलता है ये उनको भी डराते धमकाते हैं और साइड में कर देते हैं। लोकतंत्र नाम की कोई चीज बीजेपी में है नहीं, डर का भय का माहौल है। जो वो पार्टी में करते हैं वो पार्टी के बाहर हिंदुस्तान की जनता विपक्ष के साथ कर रहे हैं। ये एक सच्चाई है और हिंदुस्तान के लोग आज ये समझ गए हैं। मनोज जी आप अपनी बात मोदी जी के सवालों पर पूरी करें तो मैं AK शर्मा साहब और सेठी साहब के पास जाऊं। प्लीज मुझे समय दीजिए। देखिए, इसमें हास्यास्पद बात है, जिस कंपनी के CEO केवल परिवार के 2 लोग हैं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, और किसी का कोई लेना देना नहीं है, जो पार्टी वंशवाद पे परिवारवाद पर खड़ी हुई है, वो हमें लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, बाह्य लोकतंत्र नहीं है पार्टी के अंदर। क्या हास्यास्पद बात हो रही है मोदी जी। और जो पार्टी केवल एक परिवार को बढ़ाने के लिए 1966-67 में टूटी, 1977 में टूटी, 1980 में टूटी, 1990 के दशक में टूटी, और यहां तक कि 92 से तो इनके अध्यक्ष ही नहीं बदल रहे हैं, एक ही अध्यक्ष का वर्चस्व स्थापित रहा। उसके बाद में 2007 के बाद में जिस तरह से सोनिया गांधी जी छाई हुई है, कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है इनका, परमानेंट अध्यक्ष नहीं, एक परिवार का जिस पार्टी पे कब्जा है वो हमको ज्ञान दे रहे हैं कि लोकतंत्र का ज्ञान दे रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं, इनकी पार्टी के अंदर किसी की सुनाई नहीं दे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं साहब, ऐसा है मोदी अग्रवाल, जरा पार्टी को एक बार जांच लीजिए, परख लीजिए। आपकी पार्टी एक वंशवादी परिवारवादी पार्टी है, बेटा बेटी माई जवाई यही है कांग्रेस भाई, 4 लोगों का आपके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया, देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक किया, देश का परचम लहराने का काम किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रति मनीष जी के मन में इतनी घृणा है कि नाना पटोले क्या, मणिशंकर अय्यर क्या, पता नहीं क्या कैसे शब्द उनके खिलाफ घड़े जाते हैं, क्या क्या शब्द कहा जाता है, क्योंकि वो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए, राहुल गांधी की तरह सोने की चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए, वो गरीब घर में पैदा हुए हैं। लेकिन गरीब घर में पैदा होने के बावजूद भी 135 करोड़ लोगों का उनके ऊपर आशीर्वाद है। चिंता मत कीजिए, नरेंद्र मोदी डरने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर आशीर्वाद है पूरे देश के 135 करोड़ लोगों का। ये राहुल गांधी नहीं है जो लेकर के पिकनिक भाग जाएंगे, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करेंगे। एक परिवारवाद की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। मनोज जी आता हूं आपके पास, मोदी जी भी किसी कॉल पर बिजी है। मोदी जी आपने अगर मनोज जी के जवाब सुने होंगे तो राहुल गांधी जी फोन किए होंगे उनको कि वो ज्ञान दे दीजिए। हो सकता है राहुल गांधी जी की IT टीम की लगी हो, सुरजेवाला जी का फोन आया होगा। नहीं, आप ये समझिए कि मोदी जी का कद क्या है, मोदी जी का कद क्या है। अगर इस तरह का फोन आ रहा है तो आपको खुश होना चाहिए मनोज जी की आखिर एक कद्दावर नेता और प्रवक्ता बैठा हुआ है, आपको खुश होना चाहिए। मोदी जी आ रहा हूं, थोड़ा सा आराम कर ले मोदी जी। आप AK शर्मा साहब टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एजेंसियां इस समय जब रेड मार रही हैं, चाहे यूपी हो पंजाब हो, बात तो वहां तक चली जाती है कि बंगाल में भी जब चुनाव थे तो कई एजेंसियों ने छापे मारे थे। तो इन सारी चीजों का हवाला देते हैं, लेकिन एजेंसी जब काम करती है तो वो तारीख, वक्त, महीना नहीं देखती, ऐसा विश्वास होता है। देखिए, ऐसा है कि पहले भी जैसे मैंने आपको जवाब दिया कि जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का सवाल है, तो जब 2017 में उनके नेतृत्व में पंजाब में सरकार बनी तो उनका सबसे पहला यही था कि माफिया को क्लीन करना स्टेट से। उसी के तहत उन्होंने ई-ऑक्शन माइनिंग पॉलिसी जो है वो बनाई भी और उसको एग्जीक्यूट भी किया स्टेट, और वो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए कि हर काम जो है पारदर्शिता से होनी चाहिए। 2017 में उन्होंने सरकार बनाई और ये जो केस जो आज ईडी की तरफ से छापामारी की गई है, इस रेफरेंस में जो FIR लॉन्च हुई थी वो 2018 में हुई। आप इस चीज को भी हाईलाइट कीजिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आते ही ऐसी FIR लॉन्च करवानी शुरू कर दी, आइडेंटिफाई करने शुरू कर दिए कि कौन सी बिल्लियां हैं, काली भेड़ें हैं जो इस माफिया से संलिप्त है,
मनी लॉन्ड्रिंग से संलिप्त है, FIR लॉन्च कर दी और उनके तहत जो है उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई शुरू कर दी। जहां तक ईडी का सवाल है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, उनकी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। और दूसरी एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जनरली क्या होता है कि लास्ट क्वार्टर में ट्रांजैक्शन की इधर हेर फेर बहुत होती है। हो सकता है कि आजकल में कोई चीज एकदम उजागर हो गई हो और कोइंसिडेंटली हमारे इलेक्शन भी पास है, वो चीज मैच कर गई हो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। वो जो होना है सो होना है। वही बात मैं पुरानी अपनी बात दोहरा रहा हूं कि जो करेगा सो भरेगा और जो डरेगा वही इसको अपोज करेगा और वही इसको क्रिटिसाइज करेगा। जी शर्मा साहब, क्रिटिसाइज करेगा, डरेगा, दबेगा, यही मेरे बहस की शुरुआत भी मैंने की थी यह कहकर। परविंदर सिंह सेठी साहब, टाइमिंग को लेकर सवाल है और जहां तक बात की जाए ये एक परंपरा सी बनती दिख रही है, सरकारें कोई भी हो, एन चुनाव आता है जी, या छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, इस तरह के छापे, पुराने केस, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जो बात होती है ये सियासी दल कहते हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से फिर एक बार पंजाब में चन्नी के रिश्तेदार, जी हाँ, यूपी के बाद पंजाब में जो छापे पड़ रहे हैं, इसका क्या चुनाव से कोई लेना देना है? जो देश की संवैधानिक संस्थाएं उनका मिसयूज नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ये संस्थाएं अगर अपना काम करती हैं, दोनों ही बातें हैं। अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ चुनाव के समय में किसी को डराने धमकाने के लिए इन संस्थाओं का मिसयूज करता है तो वो निंदनीय है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे चाहे ईडी के अफसर्स हैं या जो बड़े जितने भी अफसर्स हैं, वो अपना काम रूटीन में करते हैं। ये ऐसी संस्थाएं हैं, सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, जो अपने काम को, इनके टाइमिंग का इनके ऊपर वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि इस समय काम करना है जी, चुनाव चल रहे हैं जी, मैंने इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई करता है इंटेंशनली, वो निंदनीय है। उसकी वो ये है कि अगर आप इनोसेंट आदमी को आप टारगेट करते हो, एक आदमी बिल्कुल इनोसेंट है, उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है। एक अगर क्रिमिनल है, चाहे चुनाव है या नहीं है, उसके ऊपर अगर एक्शन लिया जाता है और उसके सबूत होते हैं, उसको पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखिए, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, हमारा दुखान पंजाब के लिए है। पंजाब के अंदर इतना बुरा हाल हो चुका है, वहां रोजगार नहीं है। वहां पे जो अभी 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, अब वो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा 90,000 करोड़ का, उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं करा। उन्होंने कहा घर घर नौकरी दूंगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होनी दूर की बात है, जो वहां पे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी वो भी वहां से एग्जिट कर रही है, क्योंकि वो जहां पे पॉलिटिकल प्रेशर होता है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट अपना इंडस्ट्री को लगाना उचित नहीं समझता, क्योंकि उसने अपना काम करना है, कोई राजनीतिक इंटरफेरेंस से अपना नुकसान नहीं करना। जब तक किसी प्रांत के अंदर इंडस्ट्री नहीं आएगी, वो प्रांत डेवलप नहीं हो सकता, वहां पे रोजगार डेवलप नहीं हो सकता। इन सारी चीजों को देखते हुए पंजाब को एक स्टेबल गवर्नमेंट और वहां की कुरीतियों को खत्म करने के लिए, देखिए एक बॉर्डर स्टेट है, वहां पे ड्रोन्स आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, इसकी भी हमें चिंता करनी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी एक बहुत बड़ा टारगेट है। वहां के जो लोग हैं, वहां का जो यूथ है, वो पलायन कर रहा है, क्योंकि वहां पे रोजगार नहीं है। वो या तो पंजाब छोड़ के हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में जा रहा है या विदेश जा रहा है। लोग अपनी जमीनें बेच कर विदेश जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। इनके लिए जितनी भी एग्जॉडस चिंता की बात है सेठी साहब, एग्जॉडस चिंता की बात है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोग अपनी जमीनें बेचकर, एक तरह से ये पलायन की बात आप कह रहे हैं। सेठी साहब आप बने रहें। मुदित अग्रवाल जी, कार्रवाई को सियासत से जोड़कर देखना ये गलत है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, ये तो सरकार को देखना है ना। उनकी जो भी मंशा रहती है वो सिर्फ इलेक्शन जीतनी है, ऑपोजिशन को तंग करने की रहती है। आपको हमसे तकलीफ है, अगर हम सच बोले आपको वो भी नहीं पसंद, और उनका झूठ भी बड़ा पसंद है आपको, तो आपको अपने अंदर जाके देखना चाहिए। आप मुझे बताइए ना, क्या टाइमिंग, आपको कोई संदिग्धता इस टाइमिंग में नज़र नहीं आती? जो यूपी में हुआ उसमें आपको कोई संदिग्धता नज़र नहीं आती? ये तो एंकर साहब आप ही बता दीजिए, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। आपको नज़र आती है नहीं आती? तो फिर आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जो सच्चाई थी मैंने आपको बयान कर दी, और ये जग जाहिर है, सबको पता है। डराना धमकाना मोदी जी की नीति है, चाहे वो पार्टी के अंदर लोग हों, चाहे वो विपक्षी हों, चाहे कोई भी आदमी उनके विरोध में कुछ बोलता है।
मुझे तो ये डर है कल जो टेलीप्रॉम्प्टर में गलती हुई है, पता नहीं किसकी छुट्टी हो गई होगी। आपको ध्यान होगा मोदी जी का चेहरे में कितना गुस्सा आ गया था जब उनका टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया और बेचारों को यही नहीं पता था मुझे आगे बोलना क्या है। उस बेचारे क्लर्क या जिसने वो किया होगा उसकी क्या शामत आई होगी तो भगवान ही माने। मोदी जी, मेरा मुद्दा पंजाब और यूपी को लेकर है। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव और वहां पर पड़ रहे छापों को लेकर है। रेत से लेकर इत्र तक की चर्चा है। मनोज यादव जी, आपकी उंगली बहुत देर से उठी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का सवाल में जब भी बहस होती है तो उंगलियां उठती हैं, एक उठती हैं तो 4 अपनी तरफ भी आती हैं। मनोज जी, अपनी बात आप पूरी करें। देखिए मनीष जी, ऐसा है कि मोदी अग्रवाल जी से मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं कि जो भूमाफिया वहां पर सरकार चला रहे हैं, जो कानून व्यवस्था वहां पर चरमरा गई है, जो पंगु सरकार चल रही है, जब ना संगठन का तालमेल है ना प्रशासन का तालमेल है। हम बार बार बोल रहे थे ये प्रधानमंत्री के खिलाफ खूनी साजिश रची जा रही है। जो चन्नी अपना ब्रीफिंग देते हैं प्रियंका वाड्रा जी को, क्या मैं पूछता हूं मुदित अग्रवाल से और कांग्रेस पार्टी से, जो नाना पटोले ने कहा है, जो आप एक महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, क्या नाना पटोले के बयान का आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? उन्होंने कहा कि मोदी को मार देंगे, मोदी को हिट कर दूंगा, मोदी को खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर मुदित अग्रवाल यहाँ बैठ करके बताए क्या ये कांग्रेस पार्टी का मनोज जी, देश का कोई भी व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के बयान का समर्थन नहीं कर सकता। मनोज जी, ये निर्लज और ये पंगु। मनोज जी, मुदित अग्रवाल आपके सवाल पर जवाब दे रहे हैं। मुदित जी, अपनी बात पूरी करें। मुदित जी, मनोज यादव के बोल रहे थे, बहुत सवाल इन्होंने रेस किए हैं। देखिए, बात टाइमिंग की है। टाइमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में। आप जब इलेक्शन आते हैं तभी रेट करते हैं, आप पहले क्यों नहीं करते? तब आप सोते रहते हैं। देखिए, दिक्कत ये नहीं है, आप रेट कीजिए ना, आप सबके ऊपर कीजिए, तो बीजेपी वालों के ऊपर भी तो कर दे। देखिए, इनको बीच में बोलेंगे तो फिर मैं चुप हो जाता हूं। बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है डिबेट करने में अगर ये बीच में टोकेंगे। मैं दोबारा से कह रहा हूं, कभी कोई बीजेपी के लीडर भी होंगे जिनके ऊपर रेट किया, जरा उनके नाम बता दीजिए ना पिछले 7 साल में। वो तो बताते नहीं है। क्या वजह है कांग्रेसियों या विपक्षों पे रेड होती है, वो भी जब इलेक्शन आ रहे होते हैं? तो कोई ना कोई वजह है ना। लोग इतने बेवकूफ नहीं है, समझते हैं सारी टाइमिंग का खेल। ये हमें सिखाएंगे देशभक्ति। खुद इनके पूर्वज वीर सावरकर और वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको ये बहुत महान नेता कहते हैं, मैं तो उनको कायर कहता हूं, वो जाके अंग्रेजों से माफी मांगते थे। ये संघ आरएसएस जिसको ये बिलोंग करते हैं, जब ये आरएसएस फिर चुप हो गए, फिर बोल रहे हैं बीच में। इनको तमीज नहीं है। पुलिस सिखा के लाया कीजिए प्रवक्ताओं को। वीर को कायर बोल रहे हैं, स्वातंत्र वीर जोधेव को कायर बोल रहे हैं। लेडी माउंटबेटन की गोदी में जाकर के नेहरू, चच्चा नेहरू सो रहे थे। चच्चा नेहरू उनके पैरों के अंदर लोगों को, आपका इतना अच्छा चैनल है, कैसे कैसे लोगों को आप बुलाते हैं? कैसे लोगों को आप बुलाते हैं? अरे आप कैसे लोग हैं? आपकी हैसियत नहीं है आप देश के अंदर। मनोज जी, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। मनोज जी, व्यक्तिगत आक्षेप से बचे। आप लोग दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं, दोनों बड़े दलों के। नहीं, आप दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। मनोज जी, थोड़ा सा धैर्य। अगर डिबेट को सफल बनाना है तो 3 चीजें, डिबेट को अगर सफल बनाना है मुदित जी, मनोज जी, मेरा आग्रह है, तो एंकर के लिए 3 चीजें जरूरी हो जाती है और पैनलिस्ट के लिए भी। धैर्य, बर्दाश्त करना और नजरअंदाज करना। तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, जनता समझ जाएगी। मुदित जी, अपनी बात पूरी करें। फिर से एक बार मुदित जी और मनोज यादव जी को फ्रेम में लाया जाए। देखिए, मेरी दिक्कत क्या है, जब मनोज यादव जी 5 मिनट तक बोल रहे थे, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला। जैसे मैं बोलता हूं ये बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं। तो इनको इतनी आवाज पसंद है तो इनसे बुलवा लीजिए, मैं चुप बैठ जाता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पहले डिसाइड कर लीजिए, नहीं तो इनका माइक म्यूट कर देना अगली बारी बोले तो। नहीं, ये लोकतांत्रिक तरीके से बहस हो रही है मुदित जी। यहाँ पर आवाज दबाने की बात नहीं होती, आवाज नहीं दबाई जाएगी। लोकतंत्र और स्वतंत्र बहस है। मुदित जी, मैंने पहले ही कहा है, आप भी जानते हैं, आप लगातार इंडिया का सवाल कार्यक्रम में अपना वक्त देते हैं। तो मुदित जी, आप अपनी बात रखें। मनोज जी, मेरा आग्रह 2 मिनट रुक जाए, मुदित जी को अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर आप और मुदित जी आपस में बात करें। मैं मौका दूंगा, 2 मिनट आप रुक जाएं। मुदित जी, अपनी बात पूरी करें। काम करते ना तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर आप कह रहे हैं आवाज नहीं दबानी, तो अगली बारी कोई पैनलिस्ट बोलेगा, मैं भी बोलूंगा उनके ऊपर। नहीं, अगर आप ऐसी डिबेट चाहते हैं तो ऐसी कर लीजिए। मुदित जी, गलत बात आपकी। मुदित जी, आप अपनी बात पूरी करें। आप अपनी आवाज दबाने का मतलब यह है कि कोई बोल रहा है
और फीडर डाउन करने के लिए मैं कभी नहीं कहूंगा। ये लोकतांत्रिक मंच है, लोकतांत्रिक मंच में किसी की आवाज नहीं दबाई जा सकती। लेकिन मोदी जी, जिस फॉर्मेट पर ये बहस हो रही है उस समय एक आदमी एक ही वक्त बोले तो ज्यादा बेहतर। ऐसे ही डिबेट करेंगे। आप अपनी बात, मोदी जी आप अपनी बात पूरी करें। मोदी जी आप अपनी बात पूरी करें जी। देखिए, ये हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनमें कमजोर सावरकर और कंगरोज वाजपेयी अंग्रेजों से माफी मांगते थे। यही वो संघी हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर वेस्ट बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था। यही वो संघी हैं, आरएसएस वाले हैं, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो हमने अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू किया था उसमें कहते हैं हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अंग्रेजों को यह बोला हम आपके साथ हैं, हमें इनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखिए, सच्चाई यह है, मोदी जी ने तो अपनी पार्टी वालों को नहीं छोड़ा। शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जो भी उनके विरोध में बोलता है ये उनको भी डराते धमकाते हैं और साइड में कर देते हैं। लोकतंत्र नाम की कोई चीज बीजेपी में है नहीं। डर का, भय का माहौल है। जो वो पार्टी में करते हैं वो पार्टी के बाहर हिंदुस्तान की जनता विपक्ष के साथ कर रहे हैं। ये एक सच्चाई है और हिंदुस्तान के लोग आज ये समझ गए। मनोज जी आप अपनी बात मोदी जी के सवालों पर पूरी करें तो मैं AK शर्मा साहब और सेठी साहब के पास जाऊं। प्लीज मुझे समय दीजिए। देखिए, इसमें हास्यास्पद बात है, जिस कंपनी के CEO केवल परिवार के 2 लोग हैं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, और किसी का कोई लेना देना नहीं है, जो पार्टी वंशवाद पे, परिवारवाद पर खड़ी हुई है, वो हमें लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, बाह्य लोकतंत्र नहीं है पार्टी के अंदर। क्या हास्यास्पद बात हो रही है मोदी की। और जो पार्टी केवल एक परिवार को बढ़ाने के लिए 1966-67 में टूटी, 1977 में टूटी, 1980 में टूटी, 1990 के दशक में टूटी, और यहाँ तक कि 92 से तो इनके अध्यक्ष ही नहीं बदल रहे हैं। एक ही अध्यक्ष का वर्चस्व स्थापित रहा। उसके बाद में 2007 के बाद में जिस तरह से सोनिया गांधी जी छाई हुई है, कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है इनका, परमानेंट अध्यक्ष नहीं, एक परिवार का जिस पार्टी पे कब्जा है वो हमको ज्ञान दे रहे हैं कि लोकतंत्र का ज्ञान दे रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं, इनकी पार्टी के अंदर किसी की सुनाई नहीं दे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ साहब, ऐसा है मोदी अग्रवाल, जरा पार्टी को एक बार जांच लीजिए, परख लीजिए। आपकी पार्टी एक वंशवादी परिवारवादी पार्टी है। बेटा बेटी माई जवाई यही है कांग्रेस भाई। 4 लोगों का आपके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया, देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक किया, देश का परचम लहराने का काम किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रति मनीष जी के मन में इतनी घृणा है कि नाना पटोले क्या, मणिशंकर अय्यर क्या, पता नहीं क्या कैसे शब्द उनके खिलाफ करे घड़े जाते हैं, क्या क्या शब्द कहा जाता है, क्योंकि वो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए, राहुल गांधी की तरह सोने की चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए, वो गरीब घर में पैदा हुए हैं। लेकिन गरीब घर में पैदा होने के बावजूद भी 135 करोड़ लोगों का उनके ऊपर आशीर्वाद है। चिंता मत कीजिए, नरेंद्र मोदी डरने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर आशीर्वाद है पूरे देश के 135 करोड़ लोगों का। ये राहुल गांधी नहीं है जो लेकर के पिकनिक भाग जाएंगे, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करेंगे। एक परिवारवाद की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। मनोज जी आता हूं आपके पास। मोदी जी भी किसी कॉल पर बिजी है। मोदी जी आपने अगर मनोज जी के जवाब सुने होंगे तो राहुल गांधी जी फोन किए होंगे उनको कि वो ज्ञान दे दीजिए। हो सकता है राहुल गांधी जी की IT टीम की लगी और सुरजेवाला जी का फोन आया होगा। नहीं, आप ये समझिए कि मोदी जी का कद क्या है, मोदी जी का कद क्या है। अगर इस तरह का फोन आ रहा है तो आपको खुश होना चाहिए मनोज जी की आखिर एक कद्दावर नेता और प्रवक्ता बैठा हुआ है, आपको खुश होना चाहिए। मोदी जी आ रहा हूं, थोड़ा सा आराम कर ले मोदी जी। आप AK शर्मा साहब टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एजेंसियां इस समय जब रेड मार रही हैं, चाहे यूपी हो पंजाब हो, बात तो वहां तक चली जाती है कि बंगाल में भी जब चुनाव थे तो कई एजेंसियों ने छापे मारे थे। तो इन सारी चीजों का हवाला देते हैं, लेकिन एजेंसी जब काम करती है तो वो तारीख, वक्त, महीना नहीं देखती, ऐसा विश्वास होता है। देखिए, ऐसा है कि पहले भी जैसे मैंने आपको जवाब दिया कि जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का सवाल है, तो जब 2017 में उनके नेतृत्व में पंजाब में सरकार बनी तो उनका सबसे पहला यही था कि माफिया को क्लीन करना स्टेट से। उसी के तहत उन्होंने ई-ऑक्शन माइनिंग पॉलिसी जो है वो बनाई भी और उसको एग्जीक्यूट भी किया स्टेट। और वो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए कि हर काम जो है पारदर्शिता से होनी चाहिए। 2017 में
उन्होंने सरकार बनाई और ये जो केस जो आज ईडी की तरफ से छापामारी की गई है, इस रेफरेंस में जो एफआईआर लॉन्च हुई थी वो 2018 में हुई। आप इस चीज को भी हाईलाइट कीजिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आते ही ऐसी एफआईआर लॉन्च करवानी शुरू कर दी, आइडेंटिफाई करने शुरू कर दिए कि कौन सी बिल्लियां हैं, काली रेड़े हैं जो इस माफिया से संलिप्त है, मनी लॉन्ड्रिंग से संलिप्त है। एफआईआर लॉन्च कर दी और उनके तहत जो है उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई शुरू कर दी। जहां तक ईडी का सवाल है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, उनकी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। और दूसरी एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जनरली क्या होता है कि लास्ट क्वार्टर में ट्रांजैक्शन की इधर हेर फेर बहुत होती है। हो सकता है कि आजकल में कोई चीज एकदम उजागर हो गई हो और को इंसिडेंटली हमारे इलेक्शन भी पास है, वो चीज मैच कर गई हो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। वो जो होना है सो होना है। वही बात मैं पुरानी अपनी बात दोहरा रहा हूं कि जो करेगा सो भरेगा और जो डरेगा वही इसको अपोज करेगा और वही इसको क्रिटिसाइज करेगा। जी शर्मा साहब, क्रिटिसाइज करेगा, डरेगा, दबेगा, यही मेरे बहस की शुरुआत भी मैंने की थी यह कहकर। परविंदर सिंह सेठी साहब, टाइमिंग को लेकर सवाल है और जहां तक बात की जाए ये एक परंपरा सी बनती दिख रही है, सरकारें कोई भी हो, एन चुनाव आता है, जी हाँ, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, इस तरह के छापे, पुराने केस, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जो बात होती है ये सियासी दल कहते हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से फिर एक बार पंजाब में चन्नी के रिश्तेदार, जी हाँ, यूपी के बाद पंजाब में जो छापे पड़ रहे हैं, इसका क्या चुनाव से कोई लेना देना है? जो देश की संवैधानिक संस्थाएं उनका मिसयूज नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ये संस्थाएं अगर अपना काम करती हैं, दोनों ही बातें हैं। अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ चुनाव के समय में किसी को डराने धमकाने के लिए इन संस्थाओं का मिसयूज करता है तो वो निंदनीय है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे चाहे ईडी के अफसर्स हैं या जो बड़े जितने भी अफसर्स हैं, वो अपना काम रूटीन में करते हैं। ये ऐसी संस्थाएं हैं, सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, जो अपने काम को, इनके टाइमिंग का इनके ऊपर वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि इस समय काम करना है, जी चुनाव चल रहे हैं जी मैंने इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई करता है इंटेंशनली, वो निंदनीय है। उसकी वो ये है कि अगर आप इनोसेंट आदमी को आप टारगेट करते हो, एक आदमी बिल्कुल इनोसेंट है, उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है। एक अगर क्रिमिनल है, चाहे चुनाव है या नहीं है, उसके ऊपर अगर एक्शन लिया जाता है और उसके सबूत होते हैं, उसको पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखिए, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, हमारा दुखान पंजाब के लिए है। पंजाब के अंदर इतना बुरा हाल हो चुका है, वहां रोजगार नहीं है। वहां पे जो अभी 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, अब वो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा 90,000 करोड़ का, उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं करा। उन्होंने कहा घर घर नौकरी दूंगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होनी दूर की बात है, जो वहां पे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी वो भी वहां से एग्जिट कर रही है, क्योंकि वो जहां पे पॉलिटिकल प्रेशर होता है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट अपना इंडस्ट्री को लगाना उचित नहीं समझता, क्योंकि उसने अपना काम करना है, कोई राजनीतिक इंटरफेरेंस से अपना नुकसान नहीं करना। जब तक किसी प्रांत के अंदर इंडस्ट्री नहीं आएगी, वो प्रांत डेवलप नहीं हो सकता, वहां पे रोजगार डेवलप नहीं हो सकता। इन सारी चीजों को देखते हुए पंजाब को एक स्टेबल गवर्नमेंट और वहां की कुरीतियों को खत्म करने के लिए, देखिए एक बॉर्डर स्टेट है, वहां पे ड्रोन्स आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, इसकी भी हमें चिंता करनी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी एक बहुत बड़ा टारगेट है। वहां के जो लोग हैं, वहां का जो यूथ है, वो पलायन कर रहा है, क्योंकि वहां पे रोजगार नहीं है। वो या तो पंजाब छोड़ के हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में जा रहा है या विदेश जा रहा है। लोग अपनी जमीनें बेच कर विदेश जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। इनके लिए जितनी भी एग्जॉडस चिंता की बात है सेठी साहब, एग्जॉडस चिंता की बात है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोग अपनी जमीनें बेचकर, एक तरह से ये पलायन की बात आप कह रहे हैं। सेठी साहब आप बने रहें। मुदित अग्रवाल जी, कार्रवाई को सियासत से जोड़कर देखना ये गलत है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, ये तो सरकार को देखना है ना। उनकी जो भी मंशा रहती है वो सिर्फ इलेक्शन जीतनी है, ऑपोजिशन को तंग करने की रहती है। आपको हमसे तकलीफ है, अगर हम सच बोले आपको वो भी नहीं पसंद, और उनका झूठ भी बड़ा पसंद है आपको, तो ये तो आपको अपने अंदर जाके देखना चाहिए। आप मुझे बताइए ना, क्या टाइमिंग, आपको कोई संदिग्धता इस टाइमिंग में नजर नहीं आती?
जो यूपी में हुआ उसमें आपको कोई संदिग्धता नजर नहीं आती? ये तो एंकर साहब आप ही बता दीजिए, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। आपको नजर आती है नहीं आती? तो फिर आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जो सच्चाई थी मैंने आपको बयान कर दी, और ये जग जाहिर है, सबको पता है। डराना धमकाना मोदी जी की नीति है, चाहे वो पार्टी के अंदर लोग हों, चाहे वो विपक्षी हों, चाहे कोई भी आदमी उनके विरोध में कुछ बोलता है। मुझे तो ये डर है कल जो टेलीप्रॉम्प्टर में गलती हुई है, पता नहीं किसकी छुट्टी हो गई होगी। आपको ध्यान होगा मोदी जी का चेहरे में कितना गुस्सा आ गया था जब उनका टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया, और बेचारों को यही नहीं पता था मुझे आगे बोलना क्या है। उस बेचारे क्लर्क जिसने वो किया होगा उसकी क्या शामत आई होगी तो भगवान ही माने। मोदी जी, मेरा मुद्दा पंजाब और यूपी को लेकर है। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव और वहां पर पड़ रहे छापों को लेकर है। रेत से लेकर इत्र तक की चर्चा है। मनोज यादव जी, आपकी उंगली बहुत देर से उठी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का सवाल में जब भी बहस होती है तो उंगलियां उठती हैं, एक उठती हैं तो 4 अपनी तरफ भी आती हैं। मनोज जी, अपनी बात आप पूरी करें। देखिए मनीष जी, ऐसा है कि मोदी अग्रवाल जी से मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं कि जो भूमाफिया वहां पर सरकार चला रहे हैं, जो कानून व्यवस्था वहां पर चरमरा गई है, जो पंगु सरकार चल रही है, जब ना संगठन का तालमेल है ना प्रशासन का तालमेल है। हम बार बार बोल रहे थे ये प्रधानमंत्री के खिलाफ खूनी साजिश रची जा रही है। जो चन्नी अपना ब्रीफिंग देते हैं प्रियंका वाड्रा जी को, क्या मैं पूछता हूं मुदित अग्रवाल से और कांग्रेस पार्टी से, जो नाना पटोले ने कहा है, जो आप एक महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, क्या नाना पटोले के बयान का आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? उन्होंने कहा कि मोदी को मार देंगे, मोदी को हिट कर दूंगा, मोदी को खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर मुदित अग्रवाल यहाँ बैठ करके बताए क्या ये कांग्रेस पार्टी का मनोज जी, देश का कोई भी व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के बयान का समर्थन नहीं कर सकता। मनोज जी, ये निर्लज और ये पंगु। मनोज जी, मुदित अग्रवाल आपके सवाल पर जवाब दे रहे हैं। मुदित जी, अपनी बात पूरी करें। मुदित जी, मनोज यादव के सवाल का जवाब दें। मुदित अग्रवाल जवाब ले लेते हैं जी। अब बड़े ध्यान से सुनना, इस पे मैं मनोज यादव जी की प्रतिक्रिया चाहता हूं। मेरा ये मानना है भाषा की मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में हो या देश के आम इंसान के बारे में हो। तो जब मोदी जी ने ये कहा था शशि थरूर जी की होने वाली वाइफ को उसकी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसके लिए मनोज यादव जी का क्या कहना है? जब उन्होंने सोनिया गांधी जी को बोला जर्सी काओ, उसके लिए मनोज यादव जी का क्या कहना है? जब उन्होंने राहुल गांधी जी को बोला हाइब्रिड बछड़ा, उसके लिए मनोज यादव जी का क्या कहना? अब हिम्मत है मनोज यादव जी जवाब दें इस बात का। आप भूल गए मुदित अग्रवाल, हिम्मत देखते हैं मनोज यादव जी की। जाति से आते हैं, मेरे चुप हो गए, आपने क्या चुप हो गए, चुप। अरे चुप, हिम्मत ही नहीं है, आपने तो हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, जिगरा नहीं है सच बोलने का, प्रधानमंत्री है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत, जिगरा नहीं है, जिगरा नहीं है, जिगरा नहीं है। नीचता की जो प्रकाश चलती वो पार करने का काम किया आपने। इतने नीच सच बोलने की हिम्मत नहीं है, उनके पिता के लिए सच बोलने की हिम्मत नहीं है, सच बोलने की हिम्मत है। ये आपकी तरह नहीं है, आपकी प्रियंका वाड्रा पप्पू की तरह नहीं है। खुद ही एक्सपोज कर दिया अपने आप को, हिम्मत है हमारे अंदर, इन्होंने लेकिन खुद ही एक्सपोज कर दिया अपने आप को। काम किया क्योंकि एक छोटे परिवार में जन्म लिया नरेंद्र मोदी ने, गरीब परिवार का बेटा है, गरीब का बेटा है, इसलिए आपने अपमानित करने का काम किया नरेंद्र मोदी जी को, और बार-बार करते रहे और खूनी साजिश रचने का काम किया। मुझे बताइए नाना पटोले के जो वक्तव्य दिया उस पर राहुल गांधी का स्टैंड क्या है? आप ऑफिशियल प्रवक्ता बता कर जाइए क्या स्टैंड है आपका। देश की जनता सुनना चाहती है, बताइए अपने मुंह से। क्या मार देंगे नरेंद्र मोदी जी क्योंकि गरीब परिवार में पैदा हुए हैं? क्या एक मध्यम वर्ग के परिवार में पैदा हुआ है, गरीब का बेटा, इसलिए मार देंगे आप उसको? कुछ भी बोल देंगे? और चांदी की चम्मच लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पैदा हुआ है तो उनके लिए कुछ कोई नहीं बोले। अरे ड्रामेबाजी बंद कीजिए, ड्रामेबाजी नहीं कर रहा हूं मैं, ड्रामा मोदी जी से सीखा ड्रामा करना। 2 शब्दों में बातें करो, दो वर्ड में मुझे बताओ कि आप उसका समर्थन करते हैं या विरोध में? मुझे बताइए क्या राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में? अरे ड्रामेबाज कर रहे हैं, आपको ड्रामा दिख रहा है, ड्रामा दिख रहा है। जो वीडियो जो चल रही है वो ड्रामा है, जो वीडियो ड्रामा देखिए किस तरह से अट्ठास कर रहे हैं। मनीष जी राक्षसी अट्ठास देखिए इनका, प्रधानमंत्री के खिलाफ इनका प्रदेश अध्यक्ष क्या क्या बोलता है, देश की पूजा कीजिए, और ये यहाँ पर बैठ करके ड्रामा कर रहे हैं। मोदी जी की पूजा मत कीजिए, देश की पूजा कीजिए, ये राक्षसी देश की पूजा कीजिए, मोदी जी की पूजा मत कीजिए। चरणों पादुका की चाटुकारिता करना, चरणों को चाटना आपका काम है, हमारा काम नहीं है।
ये सोनिया माता का चरणों को चाटिए, आप राहुल गांधी के चरणों को चाटिए, प्रियंका वाड्रा के चरणों को चाटिए। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन चरण वंदना करनी है, चरणों को चाटना है, लंबा नतमस्तक होना है तो सोनिया माता के चरणों में जाकर के नतमस्तक हुई है, राहुल गांधी के चरणों में नतमस्तक हुई है। लेकिन मेरा सवाल है, नाना पटोले ने जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बोला, क्या आप उस कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है या विरोध करती है या उसके समर्थन में या नहीं है? आप उदित अग्रवाल प्रवक्ता है, राहुल गांधी से पीछे मिलके भी आए थे आप, क्या मुझे बताइए? बोलता रहते हैं आप, कितना बोलता है आदमी, पूछिए राहुल ओ गांधी से, भगवान, राहुल गांधी से ये तो आधा घंटे बोल रहे, बोलो करते हैं कि विरोध करते हैं? मनोज जी जवाब ले लेते हैं, मनोज जी मोदी जी से जवाब ले लेते हैं, मनोज जी मोदी जी से जवाब ले लेते आदमी है हैं यार, कहां से लाए इसको पकड़ के? मनोज जी उदित अग्रवाल से कहां से जवाब ले लाए इसको लेते पकड़ हैं। के? नहीं, ऐसा ना कहें मोदी जी, ये पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी के प्रवक्ता है उदित अग्रवाल जी, पार्टी के प्रवक्ता है, कोई कहीं से नहीं आता, ये पार्टी ही देती है, कोई कहीं से नहीं आता। एक व्यवस्था के तहत चैनल पार्टियों को अप्रोच करता है, वहीं से प्रवक्ता आते हैं। मोदी जी, मनोज जी जवाब ले लेते हैं, मनोज जी जवाब ले लेते हैं। उदित अग्रवाल आपका जवाब। मनोज जी अब ध्यान, सॉरी, मैं एंकर साहब से एक बात चाहता हूं। मैंने इनके सवाल का जवाब दिया, आपने बीच में टोका नहीं एंकर साहब, इन्होंने जवाब नहीं दिया, ये फिर बोल रहा है आदमी, इसको चुप करवाइए। मनोज जी दोबारा से की बात सुन लेते हैं। मनोज जी अब बड़े ध्यान से सुनिए। मनोज जी, मैंने ये पहले भी बोली थी। मनोज जी, मोदी जी आप अपनी बात पूरी करें, मुझे बहस खत्म भी करनी है। लेकिन मैं चाहता हूं फिर आप इनसे जवाब ले। भाषा की मर्यादा फिर बोल रहा है बीच में। मनोज जी मोदी जी को मौका दिया जाए, मोदी जी को मौका दिया जाए, आपने सवाल किया है, जवाब दीजिए। दोबारा से कह रहा हूं, देखिए कोई भी आदमी चाहे प्रधानमंत्री के विरोध में और देश के आम इंसान के विरोध में भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, माध्या की भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी पे भी लागू होता है। जब उन्होंने बोला था शशि थरूर की वाइफ को उसकी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सोनिया गांधी जी के बोला था जर्सी काओ, इसका जवाब दे मनोज जी। हिम्मत है कि प्रधानमंत्री ने गलत बोला था? देखें इनकी कितनी हिम्मत है बोलने की। बोलो इनसे, कहो हिम्मत बोले, हिम्मत है कि नहीं इनकी? मनोज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिम्मत बोले इनसे प्रधानमंत्री ने गलत बोला था। हिम्मत है बोले मनोज जी, हिम्मत नहीं है इनमें, बोले प्रधानमंत्री ने गलत बोला था, बोलिए। चुने हुए प्रधानमंत्री को मेरी बहस का मुद्दा मनोज जी मोदी जी, मेरी बहस का मुद्दा, मेरी बहस का मुद्दा किसने क्या बोला ये था ही नहीं। मोदी जी चाहे आप हो चाहे मनोज जी हो, मेरी बहस का मुद्दा ये था ही नहीं। मेरी बहस का मुद्दा है छापों को लेकर, वोट युद्ध में छापा युद्ध, क्या ये आप मनोज यादव जी से पूछिए प्रधानमंत्री ने वो सच बोला था या गलत बोला था? मोदी जी, हिम्मत है पूछिए मनोज जी से, हिम्मत है वो जवाब देंगे। मोदी जी बात हिम्मत है या नहीं कि नहीं है? बात यह है कि हमारा जो मुद्दा जिसके लिए लाखों करोड़ों दर्शक जुटे, जो हमने कहा कि आज इंडिया का सवाल छापा युद्ध को लेकर होगा, उससे ये बहस भटक नहीं सकती, क्योंकि मेरे दर्शकों को विश्वास और वादा है कि जो मुद्दे को लेकर आप लोगों को बुलाया जाता है उसी पर चर्चा होगी। जी हां, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि 5 साल पुरानी शिकायत या मामले के तहत 5 साल बाद अगर छापा हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि वो गड़े मुर्दे उखड़े जिसका आज की इस बहस से कोई सरोकार हो। जी हां, मुझे अब बहस खत्म करनी है, इंडिया का सवाल खत्म करना है। मेरे साथ मुदित अग्रवाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मनोज यादव जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ परविंदर सिंह सेठी साहब और एमके शर्मा साहब। आप लोग आज के इस कार्यक्रम में आए और आपने शिरकत की, आपका धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, रेत हो या इत्र, ये सबको पता है आखिर ये किसके मित्र, फिर एक्शन से परेशान कौन होता है ये दर्शक बखूबी जानता है। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। जी हां, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को, यानी कि ताजा तरीन खबरों के साथ आएंगे मेरे अपने सहयोगी कुंदन जमियार।